हो गया, कर दीजिए। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक पढ़ाया था हमने, उसी के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक पढ़ाया था हमने वहीं से आगे पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। जहाँ तक पढ़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर आज खत्म हो जाएगा कि नहीं पता नहीं, पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाते हैं फिर देखा जाएगा खत्म होगा नहीं होगा, अब इसकी जानकारी तो हम एग्जैक्ट नहीं दे सकते आपको। हाँ पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, कर रहे हैं शुरू। इसके बाद साइंस पढ़ाइएगा। अच्छा सर लेक्चर 2 में 1 में बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सर? 1900 और 1947 का अधिनियम हो गया है। हाँ 1947 का अधिनियम हो गया है, और 1900 और कौन सा हुआ है बताइए? जो हो गया उसको छोड़ देंगे ना, हम पढ़ाएंगे थोड़ी। अब 1947 का अधिनियम फिर से थोड़ी पढ़ाएंगे, जब अच्छे से एक बार पढ़ा दिया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर आपका कोई बैच नहीं है क्या? बैच के लिए आप पता करते रहिए। सर आप बोले थे बिहार पुलिस बैच में कि फ्री कर देंगे, क्या बिहार पुलिस बैच में क्या बोले थे? हम बोले थे कि आके पढ़ना फ्री है क्लास, तो क्लास तो फ्री है ना है। क्लास कहाँ लॉक है? क्लास फ्री है, ये वाला पूरा क्लास फ्री है, जितना पढ़ाए सब फ्री है। 1992 एक तक पढ़ाए हैं, यानी क्लास में था ही नहीं, फिर इसको पता है कि सॉरी 1892 तक पढ़ाए हैं। अच्छा हाँ 1892 तक पढ़ाए हैं, 1909 से पढ़ाना था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ाना शुरू करते हैं। 1909 से पढ़ाना है ना, 1909, 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम हमें पढ़ाना है, और कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, यही पढ़ाना है ना। हाँ 1909 का अधिनियम हेडिंग बना लीजिएगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, आइए पढ़ना शुरू करेंगे। 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। 1909 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए थे, सभी प्रावधान के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा 1909 के अधिनियम में क्या प्रावधान हुए थे, क्या बदलाव हुए थे, क्या चीजें हुई थी, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। 1919 के अधिनियम को बहुत सारे हालांकि प्रावधान करे गए थे इसमें, और ध्यान दीजिएगा सबसे एक जरूरी बात, इसमें विधान परिषद जो था इसका विस्तार कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, ये दोनों विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया। पहली जरूरी बात लिखिएगा, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का विधान परिषदों का विस्तार किया गया। विस्तार किया गया। विस्तार किया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। जितने भी केंद्र या प्रांत के विधान परिषद थे, इन दोनों का क्या करा गया, तो विस्तार करा गया, और शाही विधान परिषद की संरचना भी दी गई। ध्यान दीजिए इसमें एक विधान परिषद हुआ था जिसको हम, ध्यान दीजिएगा इसी में एक घटना और है, लिख लीजिएगा। शाही विधान परिषद की स्थापना करी गई। शाही शाही विधान परिषद की स्थापना करी गई। इसी में शाही विधान परिषद की विधान परिषद की स्थापना करी गई। शाही विधान परिषद की स्थापना की गई। स्थापना की गई।
इसी में शाही विधान परिषद की स्थापना की गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। शाही विधान परिषद की स्थापना करी गई, इसी में शाही विधान परिषद की स्थापना करी गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुछ सदस्य जो थे इसमें, हाँ, जो विधानमंडल के सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन मनोनयन ये तो अलग मैटर है, लेकिन इसमें जो सदस्य थे विधान परिषद के, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी इसी टाइम लाई गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को इसी समय लाया गया था। देखिए, वनडे एग्जाम है तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को पकड़ के पढ़ते हुए चलेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था और इसमें और क्या करा गया था, शाही विधान परिषद को जगह दिया गया था, शाही विधान परिषद को जगह दिया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था। और इसी समय ध्यान दीजिएगा, 1909 में सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है, 1909 का जो अधिनियम था, इसमें इस अधिनियम के तहत वर्ष 1909 में सबसे जरूरी बात क्या है, वर्ष 1909 में ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत करी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत करी गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, मतलब कम्युनल अवार्ड को शुरू करा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड को शुरू करा गया था इसी अधिनियम, मतलब इसी के तहत कम्युनल अवार्ड को शुरू कर दिया गया। और इसमें ध्यान दीजिएगा, और कम्युनल अवार्ड लाया किसके लिए गया था, तो मुसलमानों के लिए लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों के लिए कम्युनल अवार्ड की शुरुआत कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों के लिए कम्युनल अवार्ड की शुरुआत कर दी गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा था कि 1892 का जो अधिनियम था, इस 1892 के अधिनियम ने कहा कि जो बजट है ना सरकार का, इसमें कहा गया जो बजट है सरकार का, जो सरकार का बजट है, इसमें कहा गया कि जो सरकार का बजट है इस पर केवल चर्चा परिचर्चा हो सकती है, लेकिन लेकिन कोई भी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, केवल इस पर चर्चा और परिचर्चा हो सकती है, लेकिन कोई भी सदस्य, इसमें कहा गया कि लेकिन कोई भी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, इस पर केवल चर्चा की बात की गई, लेकिन कहा गया कोई भी सदस्य काउंटर क्वेश्चन इस पर नहीं कर सकता। हाँ, क्वेश्चन कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, चर्चा प्लस प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न क्या हो, समाज के हित में हो। ध्यान दीजिएगा, समाज के हित में, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो समाज के हित में हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के ध्यान दीजिएगा, आगे चल के वर्ष 1909 में कहा गया कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1909 में कहा गया बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, कहा कि आप बजट पर, ध्यान दीजिएगा, समाजवादी प्रश्नों के अलावा पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कहा गया। कम्युनल अवार्ड को पहली बार लाया गया था और इस समय गवर्नर हुआ करते थे मिंटो के समय कम्युनल अवार्ड को लाया गया और कहा गया मुसलमानों का एक अलग से प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें इसमें करी गई थी, किसमें, तो ध्यान दीजिएगा 1909 के अधिनियम में। एक तो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया इन्होंने, और आपको पता है कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने के बाद इसमें भारत की तरफ से एक व्यक्ति को चुना गया था, उसका नाम बताइए मुझे, उसका नाम बताइए। भारत की तरफ से एक व्यक्ति चुना गया था, उसका नाम क्या होगा, मुझे जरा बताइए। बल्कि इसमें एक नहीं, दो को मनोनीत करा गया था। आप एक ही नाम बता दीजिए, हम दोनों बता देंगे बाद में। फिर बताइए, इसमें दो लोगों को मनोनीत करा गया था और भारतीय मामले के राज्य सचिव परिषद में चुना गया था। भारतीय मामले के राज्य सचिव परिषद में दो लोग चुने गए थे, दो लोग चुने गए थे, दोनों में से किसी एक का नाम मुझे बता दीजिएगा। भारतीय परिषद के सचिव के पद पे दो लोगों को चुना गया था, इन दोनों में से किसी एक का नाम मुझे बता दीजिए, किसी एक का नाम बता दीजिए हमको किसी एक का नाम आप बता दीजिए, तो हम दूसरे का नाम बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया था, एसपी सिन्हा, सत्येंद्रनाथ, कुछ लोग सत्येंद्रनाथ टैगोर का भी नाम ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। राज्य सचिव के पद पर दो लोगों को चुना गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा को चुना गया था सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात। इसमें देखिए दो लोग को अपॉइंट करा गया था ना, इसमें लिख लीजिएगा, भारतीय मामले के राज्य सचिव की परिषद में, भारतीय मामले के राज्य सचिव की परिषद में, भारतीय मामले के राज्य सचिव की परिषद में, भारतीय मामले के राज्य सचिव के परिषद में, राज्य सचिव की परिषद में, परिषद में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, तो एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग कमेंट में, एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, इसमें राज्य परिषद के अंतर्गत एसपी सिन्हा को शामिल किया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। राज्य परिषद के अंतर्गत एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। इसमें एक व्यक्ति और था जिनका नाम था दिनकर राव, बहुत सही है, लिख देते हैं। एसपी सिन्हा और दिनकर राव को भी इसमें शामिल किया गया था, एसपी सिन्हा और दिनकर राव, एसपी सिन्हा और दिनकर राव को जोड़ा गया था। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, पढ़े आप लोग अच्छे से, यानी
फिलहाल बना लीजिएगा ना, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। और क्या करा गया था इसमें, देखिएगा काम और था, बजट पर चर्चा कर सकते हैं और ध्यान दीजिएगा चर्चा करने के उपरांत पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कहा गया कि चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के दौरान, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चर्चा करने के उपरांत, कौन है भानु कुमार, पढ़ो चुपचाप, समझे ना, तुम एक कमेंट को 20 बार टाइप करेगा है। अनिकेत कुमार, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो चुपचाप, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसमें कहा गया कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है इसमें। और कहा गया कि काउंटर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि आप रक्षा के संबंध में प्रश्न करेंगे, रक्षा और विदेश संबंधी मामले पर आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया था। कहा गया था कि रक्षा और विदेश के मामले पर आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन रक्षा और विदेश के मामले पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। देखिए 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम का विस्तार किया गया। जब विस्तार करा गया तो अगला अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम, ध्यान दीजिएगा। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम आता है, इसका विस्तार किया गया और एक अधिनियम लाया गया 1919 का अधिनियम। और आपको पता है इस अधिनियम को हमने पढ़ा दिया है, ये अधिनियम अपने आप में क्या हो चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो गया तो हम इसको अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पीछे देख लीजिएगा और इसका रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे। इससे हम 1935 का अधिनियम की अगर बात करेंगे, अगला अधिनियम आता है आपका 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम की अगर बात करेंगे, 1935 के अधिनियम की, तो बना लीजिएगा। 1935 का अधिनियम अगर हम देख पाएंगे तो नोट करिएगा, 1935 का अधिनियम, ये अधिनियम जो था, ये अधिनियम किसका परिणाम था, तो ये अधिनियम परिणाम था, ये अधिनियम क्या था, परिणाम था। और अधिनियम परिणाम था किसका, तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। और गोलमेज के उपरांत ध्यान दीजिएगा, एक तो गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था और दूसरा ध्यान दीजिएगा ये अधिनियम जो था, जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, ये उसका परिणाम था। और आपको पता है कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करी गई थी, किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करी गई थी, किसके तहत, तो ये साइमन कमीशन के तहत इसकी समीक्षा करी गई थी। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम आया था। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तो गोलमेज सम्मेलन और दूसरा साइमन कमीशन, इसका दो रीजन था, इसका दो रीजन था, इसका दो कारण था, दो कारण था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका दो कारण था, एक तो हो जाएगा आपका गोलमेज सम्मेलन और दूसरा हो जाएगा आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। एक तो हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन और दूसरा क्या हो जाएगा, तो साइमन कमीशन। गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो वर्ष 1930 से लेकर वर्ष 1932 और साइमन कमीशन की बात करेंगे तो वर्ष 1927 में गठित हुआ था। और ये भारत आया था, भारत कब आया था, वर्ष 1928 में आया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं के आधार पर अगर देखा जाए, इन्हीं के आधार पर तो भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया था, ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर थोड़ा सा पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा पढ़ाएं तो पूरा पढ़ लीजिए इसको, इसको आप पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए ना, हम बोले थे ना आपको कि थोड़ा सा पढ़ाएं, हल्का ही पढ़ाएं बस, तो आप इसको पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट शामिल थी। और पता है आपको कई चीजें थी इसमें, एक संयुक्त कमेटी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था और कहा था कि एक काम करिए ना, एक कानून लाइए, एक छोटा सा कानून बना के लाइए और भारतीयों के ऊपर थोप दीजिए। तो एक रिपोर्ट और आई थी ब्रिटेन की तरफ से, तो ब्रिटेन की संयुक्त समिति ने एक रिपोर्ट दिया था, इसका परिणाम एक और था। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति, ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति, ब्रिटेन से बनी, ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति, संयुक्त समिति, ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति जो थी, ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति का भी ये परिणाम था, ध्यान दीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन और ब्रिटेन से बनी संयुक्त समिति, ये इन सभी का परिणाम था। और इन सभी के परिणाम के आधार पर ध्यान दीजिएगा इसको लाया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको लाया गया था इन्हीं के परिणाम के आधार पर। और इस संघ में, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत और संघीय रियासत भी शामिल होंगे। इसमें देखिए एक संघ का गठन किया गया जिसको हम अखिल भारतीय संघ कहते हैं। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई। सवाल पूछता है कि अखिल भारतीय संघ बना था, अखिल भारतीय संघ बना था, संघ बना था, अखिल भारतीय संघ बना था, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय संघ बना था, अखिल भारतीय संघ बना था, इसी अधिनियम के तहत बना था, अखिल भारतीय संघ इसी अधिनियम के तहत बनाया गया था, इसी एक्ट के तहत बनाया गया था अखिल भारतीय संघ को। तो ये सवाल अगर बनेगा तो आप इसको बना लीजिएगा, यहां से देखिए क्वेश्चन होता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय संघ बना था और इसमें कहा गया ब्रिटिश भारत और रियासत भी शामिल होंगे, इसमें दोनों को अनुमति दिया गया। कहा कि इसमें ब्रिटिश भारत तो शामिल हो सकता है, इसमें ब्रिटिश भारत के साथ साथ, ब्रिटिश भारत के साथ 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 रियासतें भी शामिल होंगी, रियासतें भी शामिल होंगी, ब्रिटिश भारत के साथ साथ रियासतें भी इसमें शामिल होंगी, ऐसा कहा गया था। किसमें, अखिल भारतीय सम्मेलन, अखिल भारतीय
संघ में। कहा गया कि ब्रिटिश तो शामिल होंगे लेकिन इसमें भारतीय रियासतों को भी शामिल होने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण रियासतों को इससे दूर ही रखा जाता था, लेकिन कहा गया कि नहीं, अब इसमें रियासतें भी शामिल होंगी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कहा गया कि इसमें अब रियासतें भी शामिल होंगी, इसमें अब रियासतों को भी शामिल किया गया। और पता है आपको 3 प्रकार की सूचियां दी गई थी इसमें कानून निर्माण के लिए 3 प्रकार की सूचियां दी गई। इसमें 3 प्रकार की सूचियां प्रदान की गई, 3 प्रकार की सूचियां दी गई, 3 प्रकार की सूचियां दी गई, सूचियां दी गई। इसमें 3 प्रकार की सूचियां प्रदान की गई। ध्यान दीजिएगा, सूचियों को नाम दे देंगे हम संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची प्रदान की गई। दूसरे नंबर पे हो जाएगा राज्य सूची प्रदान की गई, राज्य सूची। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तो समवर्ती सूची प्रदान की गई, समवर्ती सूची। यानी 3 प्रकार की सूचियां प्रदान की गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार की सूचियां प्रदान की गई 1935 के अधिनियम के थ्रू, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आइए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। यहां से बढ़ेंगे हम आगे, यहां से बढ़ेंगे आगे। अच्छा देखिए, इसमें और क्या काम करा गया था। इसमें कहा गया था कि जो राज्यपाल होगा ना, राज्यपाल ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, मतलब कार्यपालिका की सभी शक्तियां जो थी ये राज्यपाल के अधीन कर दी गई थी। क्वेश्चन पता है आपको, आईएएस में पूछा हुआ है कि जो कार्यपाल की शक्तियां हैं, कार्यपालक शक्तियां हैं, ये राज्यपाल के अधीन कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालक शक्तियों को, कार्यपालक शक्तियों को, कार्यपालक शक्तियों को राज्यपाल के अधीन किया गया, शक्तियों को राज्यपाल के अधीन किया गया, राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। कार्यपालक शक्तियों को राज्यपाल के अधीन कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालक शक्तियों को राज्यपाल के अधीन कर दिया, राज्यपाल के अंडर में दे दिया सभी कार्यपालक शक्तियां, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के अधीन दे दिया गया। कहा गया कि सभी कार्यपालक शक्ति का जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा, राज्यपाल होगा। ध्यान दीजिएगा, और इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटेन के जो अधिकारी है ना, अधिकारी जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश अधिकारी भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं। ये छूट दी गई, हम यहां पे लिखते हैं। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी, इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटिश अधिकारी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं। प्रांतीय सरकार जो बनी है, प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं, को निलंबित कर सकते हैं। कहा गया कि ब्रिटिश अधिकारी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहा गया कि ब्रिटिश अधिकारी जो है ये प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते हैं, ये बात बना लीजिएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। सर उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनले ब्राउन था, बिल्कुल बता देंगे हम, परेशान आप मत होइए, ठीक है। आगे बढ़िएगा ना, आगे देखिए इसमें और क्या कहा गया, द्वैध शासन के बारे में बताया गया कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया और कहां पे लगा दिया, तो केंद्र पे लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर, द्वैध शासन हटाकर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, स्वायत्तता दी गई। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, और प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर कहां पे लगा दिया, तो प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर लगा दिया केंद्र पर। द्वैध शासन हटाकर केंद्र पर लगा दिया, केंद्र पर लगा दिया। द्वैध शासन को हटाकर कहां लगा दिया, तो केंद्र पर लगा दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया, एकदम हटा दिया। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर कहां पे लगा दिया, तो केंद्र पे लगा दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें और कहा गया कि संघीय सूची में आने वाले विषयों को 2 हिस्से में बांट दिया, एक को कहा गया आरक्षित और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित। हालांकि इसको विभाजित करा गया था पहले ही, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और क्या करा गया इसमें, तो इसमें गवर्निंग काउंसिल जो थी इसका विस्तार करा गया, यहां पर भी करा गया, पीछे भी करा गया था। हालांकि पीछे तो जो राज्य परिषद और विधानसभा थी उसमें बदलाव करा गया था, लेकिन इसमें गवर्निंग काउंसिल की बॉडी में भी विस्तार करा गया। और इसमें कहा गया कि जो 1935 का अधिनियम है, इसमें द्वैध शासन लगा दिया कहां पर, तो संघ पे लगा दिया, और संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना कर दी। और मैंने लिखा हुआ है कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया और कहां पे लगा दिया, तो केंद्र पे लगा दिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चुनाव की घोषणा करी गई, ऐसा आपको पता होगा, चुनाव की घोषणा करी गई और कहा गया कि प्रांतीय चुनाव होंगे, और प्रांत में चुनाव कराया गया और प्रांतीय चुनाव की घोषणा करी गई इसी अधिनियम के तहत। और 1937 में चुनाव कराए गए थे, और कितने प्रांत में, तो 11 प्रांत में, जिसमें कि 8 प्रांत में कांग्रेस ने जीता था और बाकी जो बचे हुए 3 प्रांत थे उसमें मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं, इसी के द्वारा प्रांतीय चुनाव की घोषणा करी गई, इसी के तहत प्रांतीय चुनाव की घोषणा करी गई, प्रांतीय चुनाव की घोषणा करी गई, इसी के तहत प्रांतीय चुनाव की घोषणा करी गई। और यह घोषणा करा गया वर्ष 1935 में, वर्ष 1935 में घोषणा करी गई। और प्रांतीय चुनाव का आयोजन जो था, चुनावों का आयोजन, प्रांतीय चुनावों का जो आयोजन था ना, आयोजन किया गया, प्रांतीय चुनावों का आयोजन करा गया। और यह आयोजन किया गया कब, तो 1937 में आयोजन करा गया। कितने प्रांत में करा गया,
तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव का आयोजन करा गया, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा 8 प्रांत में कौन जीता, तो कांग्रेस, और इसमें 3 प्रांतों में सरकार बनाने वाली कौन थी, तो मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था जिसको हम संघीय न्यायालय का नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था जिसको हम संघीय न्यायालय का नाम देते हैं, जिसमें कुल जज जो थे, एक व्यक्ति इसमें सीजीआई था और 6 व्यक्ति इसमें क्या हुआ करते थे, जज। तो कभी कभी पूछता है कि संघीय न्यायालय में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संघीय न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, 7। इसको देख लीजिएगा। तो हम इसको हटाएंगे तभी हम नया स्लाइड लगाएंगे, तो हम इसमें और डेटा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां से 1935 का हमने नहीं पढ़ाया ना, देखिए 9 का पढ़ाया हमने, 1919 का हमने छोड़ दिया है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम आ गए 1935 पे, 47 भी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे 1935 के अधिनियम में और जानकारी आप इकट्ठा करिएगा। 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, यहां से और क्या हो सकता है, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से और भी डेटा है, और भी जानकारी है, आप इसको जानने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिए। यहां से और भी डेटा है ना, यहां से और भी डेटा है, इसको आप जानिए। 1935 के अधिनियम से और जानकारी है, इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई, ध्यान दीजिएगा, संघीय संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई, संघीय न्यायालय की इसमें स्थापना करी गई, स्थापना, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की इसमें स्थापना करी गई। और कहा गया कि जब भी केंद्र और प्रांत के बीच विवाद होगा तो इसके समाधान के लिए दिल्ली में एक कोर्ट होगा जिसको नाम दिया गया संघीय न्यायालय। ये क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी केंद्र और प्रांत में, जब भी केंद्र और प्रांत में कोई विवाद होगा, प्रांत में विवाद होगा, जब भी केंद्र और प्रांत में विवाद होगा तो इसका निपटारा, इसका जो निपटारा है, निपटारा ये कौन करेगा, तो दिल्ली स्थित फेडरल कोर्ट करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिल्ली स्थित फेडरल कोर्ट करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। अब इसी में एक बात और कहा गया कि इसमें जो लोग होंगे, लोग कैसे होंगे, तो जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय में इसमें कुल सदस्यों की अगर हम बात करते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, सदस्यों की संख्या हो जाएगी 6, और इसमें एक व्यक्ति जो होगा ये मुख्य सदस्य होगा, मुख्य सदस्य होगा, इसमें एक व्यक्ति मुख्य सदस्य होगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7। पहला जो फेडरल कोड बना था इसमें कितने लोग थे, 7, जिसमें कि आप सदस्य ना कह के न्यायाधीश भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप सदस्य ना कह के न्यायाधीश भी आप कह सकते हैं, इसको न्यायाधीश भी आप कह सकते हैं, सदस्य न कहकर आप न्यायाधीश भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 क्या थे, तो 6 इसमें क्या हो जाएंगे, तो न्यायाधीश, इसमें 6 हो जाएंगे न्यायाधीश। और ध्यान दीजिएगा इसमें एक व्यक्ति क्या है, तो ये उस समय का सीजीआई था, मतलब मुख्य न्यायाधीश था, उस समय का ये व्यक्ति क्या था, मुख्य न्यायाधीश। यही वाला जो कोर्ट है ये आगे चलकर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 28 तारीख को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 28 तारीख को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 28 जनवरी 1950 को इसका नेशनलाइजेशन करा गया, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यही फेडरल कोर्ट था जो आगे चल के क्या बना, तो सुप्रीम कोर्ट बना, जिसमें अभी जजों की संख्या अगर देखा जाए तो 37 + 1 यानी कितनी है, तो 38 है, ध्यान दीजिएगा। ये इतना देख लीजिएगा, यहां से देखिए क्वेश्चन बनते हैं। और क्या प्रश्न बनेगा, विधान परिषद को भंग कर दिया गया और भारत के लिए विदेश सचिव के पास सलाहकारों की एक टीम होगी, ऐसा कहा गया। ध्यान दीजिएगा, इसी समय मतलब अगर देखा जाए वर्ष 1935 में जो विधान परिषद बनी थी, 1919 में इसको भंग कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1919 में बनी विधान परिषद को भंग कर दिया गया, 1919 में बनी विधान परिषद को, ध्यान दीजिए एक सेकंड, 1909 में बनी थी शाही विधान परिषद, तो ध्यान दीजिएगा इसमें शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, इसमें शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, शाही विधान परिषद, शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, परिषद को भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया, शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, शाही विधान परिषद को भंग कर दिया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। और बढ़ेंगे यहां से आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इतना बना लीजिएगा। और पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करी गई, लिख लीजिएगा, ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करी गई, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करी गई, प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करी गई, प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करी गई, इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार कहा गया कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होंगे, तो चुनावों को प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर करने की बात की गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसी में कहा गया था, इसी में एक बात और कहा गया था कि पुनर्गठन होगा, किसका पुनर्गठन होगा, तो ध्यान दीजिएगा सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। देखिए बहुत सारा काम हुआ था, आप केवल रट लगाए होते हैं कि सर उड़ीसा लिखो, सर उड़ीसा लिखो, सर ये लिखो, सर सिंध लिखो, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रांत अलग हुए थे, ठीक है, हम लिखवा देते हैं, सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। अब कुछ लोग जो चालाक बन रहे हैं कमेंट में ना, थोड़ा सा कमेंट बंद करें और लिखना शुरू करिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक डेटा आप इसमें का उसमें बताएंगे, ठीक है। अब जब इसमें का उसमें आप डेटा बताएंगे तो आप जाके यही काम एग्जाम में भी करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप नोट करिए, लिखिए, हर चीज को लिखिए, तब ना समझ पड़ेगी यार। हम सारी बातों को बोर्ड पे लिखते हैं और तुम लोग कमेंट करता है यार, खाली हिस्ट्री पढ़ा के बंद कर देंगे इस क्लास को।
पढ़ा हम कहाँ रहे हैं, बोल कहाँ रहा है, इसको बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, पढ़ लीजिएगा उसको कहीं से। दिया है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों पर होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। ध्यान दीजिएगा, बिहार की यात्रा करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के द्वारा बिहार की यात्रा करी गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बिहार की यात्रा करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। बिहार की यात्रा करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। बिहार की यात्रा किया था किसने? तो एनी बेसेंट ने किया था। आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बिहार की यात्रा करने वाली एनी बेसेंट। बिहार में होम रूल, अगर हम बिहार में होम रूल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में होम रूल, बिहार में होम रूल, बिहार में होम रूल, याद रखिएगा, बिहार में होम रूल। अगर हम बिहार में होम रूल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करी गई थी कब? मजरूल हक के द्वारा बनाया गया था बिहार में होम रूल को। बिहार में होम रूल को मजरूल हक के द्वारा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, बिहार में होम रूल को बनाया गया था मजरूल हक द्वारा। और कब बनाया गया था? 16 दिसंबर 1916 को बनाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, बिहार में पटना में बनाया गया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद चीजें धीरे 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 क्या होगी, तो आगे बढ़ी, ठीक है ना। आगे बढ़ी तो इसका विस्तार मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी हो गया। पहले तो आप बना लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1900 16 दिसंबर, सॉरी दिसंबर, 16 दिसंबर लिखिएगा। स्थापना, स्थापना करी गई, स्थापना, स्थापना किया गया 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर वर्ष 1916। और स्थापना करा गया 16 दिसंबर वर्ष 1916 कहां पर? पटना में, पटना में स्थापित करा गया। और ध्यान दीजिएगा, स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा, मजरूल हक के द्वारा स्थापित करा गया था। ध्यान दीजिएगा, मजरूल हक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। मजरूल हक द्वारा स्थापना करी गई थी। बिहार होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 पटना में मजरूल हक के द्वारा करी गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने वाली कौन थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया था। और मद्रास के अंदर इसको बनाने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। और बम्बई के अंदर इसको बनाया था, यानी बम्बई यानी पूना के क्षेत्र में इसको स्थापित करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब दोनों जानकारी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर दो लोगों ने इसको प्रमोट किया था, एक तो एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने कहां पर? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने कहां पे किया था? तो इन्होंने करा था कहां पर? तो पूना के अंदर किया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा फिलहाल इतनी बातें। 16 दिसंबर 1916 पटना में मजरूल हक के द्वारा स्थापित किया गया। और ये जब ये फैला, विस्तारित हुआ, तो ये कहां पर फैला? तो मुजफ्फरपुर में भी फैल गया। तो आपसे एक सवाल पूछता है, और अभी तक एक ही बार पूछा है कि मुजफ्फरपुर में ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में इसको स्थापित करा गया। मुजफ्फरपुर में अगर देखा जाए तो इसको स्थापित करा गया था किसके द्वारा? तो ये बाबू जनक दास के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, या जनकधारी भी कहते हैं इनको। बाबू जनकधारी के द्वारा स्थापित करा गया था मुजफ्फरपुर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, बाबू जनकधारी के द्वारा, जनकधारी के द्वारा द्वारा स्थापित करा गया था। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर के अंदर स्थापित करा गया था। इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। सर होम रूल का मतलब क्या होता है? देखो भैया, होम रूल जो होता है ना, होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब होता है, होम मतलब होता है घर, रूल मतलब होता है शासन, यानी हम इसको गृह शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह शासन कहते हैं। अंग्रेजों के शासन प्रणाली को आप छोड़िए और खुद की शासन प्रणाली बनाइए और उसको अप्लाई करिए। समझ रहे हैं ना? यही होम रूल का मतलब मेन मतलब था। अगर आप छोटे भाषा में आप इसको समझ पाए तो कहा गया कि भी गृह शासन की स्थापना करी जाए। अंग्रेजों के शासन पर हम कब तक चलेंगे? तो प्रयास किया गया था, एक छोटा प्रयास था मद्रास के अंदर, और एक प्रयास किया गया था आपका पुणे के अंदर। फिर यही धीरे धीरे फैला। जब ये उत्तर भारत के अंदर आया तो ये फैला कहां पर? तो बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला, जिसमें अगर हम बिहार की चर्चा करेंगे तो मजरूल हक के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1916 को लाया गया। और अगर हम बात करेंगे ये फैला तो मुजफ्फरपुर में फैला, और जिसको मुजफ्फरपुर में फैलाने वाले कौन थे? बाबू जनकधारी। ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। होम रूल यानी गृह शासन। गृह शासन को हमने अभी बताया कि मद्रास के क्षेत्र में किसने स्थापित करा था? तो मद्रास में गृह शासन को स्थापित करने वाले कौन थे? तो मद्रास के क्षेत्र में गृह शासन को स्थापित करा था किसने? तो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने किया था। और अगर हम बात करते हैं कि ये पूना के क्षेत्र में किसने किया था? पुणे में। तो पुणे में स्थापना करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा स्थापित करा गया था। कहां पर? तो पूना के अंदर किया गया था। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो दिया था कि पटना के अंदर होम रूल को बल कौन दिया था? तो पटना में आकर होम रूल को बल दिया था। पटना आकर आकर होम रूल को बल मिला था। होम रूल को बल दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल दिया था। होम रूल को बल दिया था पटना आकर। ये किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने पटना आकर होम रूल को बल दिया। और कभी कभी सवाल पूछता है कि एनी बेसेंट कितनी बार पटना आई? तो ये पटना 2 बार आई थी। कितनी बार आई? 2 बार आई। एनी बेसेंट पटना कितनी बार आई थी? तो 2 बार इन्होंने पटना के आधिकारिक तौर पर यात्रा किया। ध्यान दीजिएगा, देखिए दिया हुआ भी है। बिहार की यात्रा किया ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। यात्रा करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कितनी बार बिहार आई? तो 2 बार। 2 बार आई ये बिहार, लिख लीजिएगा। एनी बेसेंट कितनी बार बिहार आई? तो 2 बार। 2 बार ये बिहार के अंदर आई और इन्होंने होम रूल को प्रमोट किया। एक बार जुलाई में आई और दूसरी बार कब आई? तो इन्होंने अगस्त में आई। तो कह सकते हैं हम 18 जुलाई, और दूसरी बार आई थी ये 25 अगस्त को। 18 जुलाई और 25 अगस्त को ये बिहार के अंदर आई। लिख देते हैं 18 जुलाई को आई। 18 जुलाई 1918 और 25 अगस्त 1918, ये 2 ऐसे टर्म थे जब ये बिहार के अंदर आई और इन्होंने होम रूल को बल दिया। इस बात को बना लीजिएगा, ठीक है। आइए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसका डिस्कशन ये देख लीजिएगा, और क्वेश्चन आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ है। इसका डिस्कशन देखिए, यहाँ है। महात्मा गांधी के बारे में मैंने सारा पढ़ा दिया है। तिलक के बारे में मैंने पढ़ा दिया। एम ए अंसारी के बारे में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। आगे दिया है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला। देखिए, समझौता तो गांधी जी के बीच था, लेकिन ये समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ करा गया था। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता था, इसे ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता करा गया था, न कि भारत सरकार। हालांकि क्वेश्चन में दे दिया है, तो दिया है तो हम पढ़ लेते हैं, क्या ही करना है, अब दे दिया है तो पढ़ना ही होगा। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता था। अगर आप देख पाएंगे, अगर आप देख पाइएगा तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, इसको देख लीजिएगा ना। तो हम बढ़ते हैं चंपारण कृषि कमेटी। देखिए, चंपारण कृषि कमेटी को बनाया गया था 1918 में, समझ रहे हैं ना। जब महात्मा गांधी को पकड़ा गया और इनके ऊपर धाराएं कई लगाई गई, तो जब गवर्नर के पास ये गए तो ये दोषी निर्दोष पाए गए। इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। तो गवर्नर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर किसान प्रताड़ित अगर हैं, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि ये अगर किसान प्रताड़ित है अगर किसी भी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि अगर किसान किसी भी प्रकार से अगर प्रताड़ित है तो भाई जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और एक समिति का गठन करना चाहिए, ठीक है। तो चंपारण के अंदर गवर्नर के आदेश पर एक जांच समिति का गठन किया गया। हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, चंपारण में याद रखिएगा, चंपारण में वर्ष 1917 में गवर्नर के आदेश पर, हम लिख देते हैं गवर्नर के आदेश पर एक जांच समिति की स्थापना करी गई। गवर्नर के आदेश पर एक जांच समिति बनी, एक जांच समिति की स्थापना की गई। जांच समिति की स्थापना करी गई और किसके आधार पर, किसके आदेश पर किया गया? तो गवर्नर के आदेश पर। इसको ध्यान दीजिएगा, गवर्नर के आदेश पर एक जांच समिति बनाई गई। और कहां पर बनी? तो चंपारण के अंदर बनी। जांच समिति ने कहा कि जरा पता लगाओ कि आखिरकार कहां गड़बड़ी है भाई, ठीक है। आखिरकार क्या परेशानी है किसानों को, और किसानों की मांग क्या है कि वो आंदोलन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जांच कमेटी गवर्नर के आदेश पर बनाई गई। इसका नाम चंपारण समिति अभी नहीं था, चंपारण समिति अभी बनेगी आगे, ठीक है। एक जांच समिति बनाई गई और जांच समिति ने, ध्यान दीजिएगा, जांच समिति बनाई गई और जांच समिति के अंदर महात्मा गांधी को सदस्य के तौर पर भी चुना गया था। इसके सदस्य बने थे महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, एक जांच समिति बनाई गई जिसके सदस्य के तौर पर सदस्य चुने गए, जिसके सदस्य चुने गए। कौन चुने गए? तो महात्मा गांधी चुने गए, जिसमें महात्मा गांधी को बतौर सदस्य चुना गया था। बतौर सदस्य महात्मा गांधी को चुना गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को एज ए सदस्य चुना गया था। इस समिति के अंतर्गत जांच समिति बनी। जांच समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में यह पाया गया कि किसान क्या क्या चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जांच समिति बनी, ध्यान दीजिएगा, जब जांच समिति बनी तो जांच समिति की रिपोर्ट में यह पाया गया, जांच समिति की रिपोर्ट में यह पाया गया कि आखिरकार किसान क्या चाहते हैं। किसान क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जांच समिति की रिपोर्ट में यह पाया गया कि किसान क्या चाहते हैं। भाई डिमांड पता तो चलनी चाहिए, नहीं तो पता चला 1857 की क्रांति दोबारा से रिपीट हो जाएगी। समझ रहे हैं, 1857 की क्रांति दोबारा से रिपीट हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि जांच समिति की स्थापित किया गया कि किसान क्या चाहते हैं, ठीक है। किसान ये चाहते थे कि जो प्रथा अभी अंग्रेजों ने लगाई है ये समाप्त हो जाए। जो प्रथा अंग्रेजों ने लगाई है ये समाप्त हो जाए। पहला, 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाए। 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाए, प्रथा को समाप्त किया जाए।
पहला तो यही कहा गया था कि तिनकठिया प्रथा जो है इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। और जो नील खेती है, ये किसान नील की खेती तो करेंगे, लेकिन जो भूमि होगी, नील खेती के लिए जो भूमि होगी ना, भूमि ये किसानों की इच्छा के अनुसार होगी। मतलब जिस भूमि पर वो नील की खेती करना चाहे उसी भूमि पर करेंगे। ऐसा थोड़ी कि बहुत उपजाऊ भूमि है तो आप उस पर नील उगाओ, क्योंकि नील की जड़ जमीन में इतना नीचे तक जाती थी कि पूरा पानी खींच लेती थी, जमीन की नमी को खत्म कर देती थी। ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया कि एक तो तिनकठिया प्रथा, और किसान खुद जमीन तय करेगा। खेती की जमीन किसान तय करेगा। ध्यान दीजिएगा, खेती की जमीन जमीन किसान तय करेगा, किसान तय करेगा। इसमें कहा गया जो खेती की जमीन है इसको तय करने वाला कौन होगा, तो किसान तय करेगा। और कहा गया कि ये ऐच्छिक होगा, मतलब किसान की इच्छा के हिसाब से ही होगा। और कहा गया कि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं, एक किसान पर 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल से ज्यादा इस प्रथा का प्रयोग न किया जाए। 3 साल से ज्यादा नहीं, ये प्रथा जो है ये 3 साल से ज्यादा किसी एक व्यक्ति पर न थोपी जाए, ऐसा कहा गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि कर जो किसान देगा, कहा गया कि जो किसान टैक्स देता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया कि जो किसान टैक्स देता है, जो किसान टैक्स देता है उस टैक्स का 1/4 हिस्सा उन्हें वापस किया जाए। ध्यान दीजिएगा, जो किसान जो कर देता है, नील पर जो कर देता है, चौथे नंबर में यह कहा गया, किसान जो कर देता है, किसान जो कर देता है, किसान जो कर देता है उसका 1/4 हिस्सा, उसका 1/4 हिस्सा वापस किया जाए। किसान जो टैक्स देता है उसका 1/4 हिस्सा जो है वापस कर दिया जाए उनको। ध्यान दीजिएगा, किसान जो कर देता है उसका 1/4 हिस्सा वापस कर दिया जाए। इसे याद में रखिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। किसान जो कर देता है इसका 1/4 हिस्सा वापस कर दिया जाए। और यही सारा इसमें प्रावधान किया गया था। और प्रावधान करने के उपरांत आगे चल के ध्यान दीजिएगा, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर, जो प्रावधान दिख रहा है आपको, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर एक समिति बनती है जिसको हम कहते हैं चंपारण कृषि समिति। चंपारण कृषि समिति बनाई गई। और चंपारण कृषि समिति की बात करेंगे कब, वर्ष 1918 में स्थापित करी गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से ये देख लीजिएगा, यहां से ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। दिया है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था, तो बिहार में किसान सभा के जो प्रमुख नेता थे ये कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता का नाम क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसानों के एक प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता के तौर पर उभर के आए थे, इनका नाम था सहजानंद सरस्वती। और ध्यान दीजिएगा, सहजानंद सरस्वती बिहार में किसानों के एक प्रमुख और जरूरी नेता हुआ करते थे, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं किसानों के इंपॉर्टेंट नेता के तौर पर कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार आए, किसान आए, तो आप सहजानंद सरस्वती का नाम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। और सबसे एक जरूरी बात आपको पता है, इनका जन्म जो था, सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश या बिहार में हुआ था, बताइए। सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के थे कि बिहार के थे, ये बताइए मुझे। सहजानंद सरस्वती कहां के थे, यूपी या बिहार। सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां पे हुआ था और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, ये बताइए मुझे। सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां पे हुआ था और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, बताइए। सर भागलपुर से थे। ना दोस्त, गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। भागलपुर से ये नहीं थे, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से थे। कहाँ के, गाजीपुर। वर्ष 1889 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो था, इनका जो जन्म था वर्ष 1889 में, वर्ष 1889 में इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो गाजीपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1889 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। किसका, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे, मृत्यु इनकी वर्ष 1950 में पटना में हुई थी, लिख लीजिएगा। इनकी मृत्यु की अगर बात करेंगे, मृत्यु, तो इनकी मृत्यु होती है वर्ष 1950। वर्ष 1950 में मृत्यु होगी, तो कहां पर, पटना में इनकी मृत्यु हो गई, पटना में। वर्ष 1950 में मृत्यु होगी। 89 में इनका जन्म हुआ था, स्वामी सहजानंद। ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद। मृत्यु की बात करेंगे, जन्म यूपी, मृत्यु बिहार। हाँ, इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर, बिहार के पटना में हो गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने क्या करा था, 2 काम करा था जो कि बहुत जरूरी काम था। सबसे एक पहली बात कि ये ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1907 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1907 में इनका नाम देखो सहजानंद नहीं था, ठीक है, लेकिन अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद ये सहजानंद बने। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम था अच्युतानंद। ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम था स्वामी अच्युतानंद। स्वामी अच्युतानंद इनके गुरु थे, स्वामी अच्युतानंद इनके गुरु थे। और ध्यान दीजिएगा, गुरु से दीक्षा के बाद ये सहजानंद सरस्वती बने। गुरु से दीक्षा के बाद जो इनका नाम आया, ये सहजानंद सरस्वती आया, सहजानंद सरस्वती नाम आया इनका। ध्यान दीजिएगा, जब गुरु से इन्होंने पढ़ाई कर लिया तो इनका नाम सहजानंद सरस्वती आया। और इनको सहजानंद सरस्वती कब से कहा गया, तो 1907 से कहा गया। वर्ष 1907 से इनको सहजानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहां से क्वेश्चन बना है और इनसे 2 बातें, एक तो बिहार प्रांतीय किसान सभा और दूसरा
एक तो बिहार प्रांतीय किसान सभा और दूसरा दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा। इन्होंने दोनों की स्थापना करा था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करा था 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करा था इन्होंने कब 1936 में करा था। ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा इन्होंने बनाया था वर्ष 1929 में बनाया था। और अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी इन्होंने करा था। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करा था इन्होंने, किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा को बनाया था और ये कब बनाया था? इन्होंने बनाया था वर्ष 1936 में। ध्यान दीजिएगा, बिहार किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा को बनाया था कब? वर्ष 1936 में इनके द्वारा बनाया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बकास आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व करा था वर्ष 1937 में, 37 के दौरान। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बिहार के बकास आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। लिख देते हैं, बिहार में बकास आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। कर के विरुद्ध आंदोलन था, बकास आंदोलन, बकास आंदोलन का नेतृत्व किया, बकास्त आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था, बकास्त आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व करा था। कब करा था? तो वर्ष 1937 और वर्ष 1938 में। इतनी बातों को आप ध्यान दीजिएगा और स्वामी सहजानंद से ये डेटा है, आप इस डेटा को ध्यान में रखिएगा और फिलहाल उत्तर आप लगा लीजिएगा। उत्तर आपका हो जाएगा ए और बढ़ेंगे यहां से आगे। बाकी ठीक है, बाकी के बारे में, रामचंद्र के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया है पीछे वाले क्लास में, आप देखिएगा। हाँ, इसमें दिया है कि सुमेलित करिए, सुमेलित करने के लिए दिया है, कुछ स्थान दिया है, स्थल दिया है और उनको मिलान करना है ना। कुछ स्थलों के बारे में जानकारी दी है और उनका कहा गया है कि इनका मिलान करिए। इनका मिलान करने के संबंध में आपसे दिया है, बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसमें कर्णस वर्ड दिया है। कर्णस वर्ड कहां पे हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में होता है ना, पश्चिम बंगाल में होता है ये। आगे दिया आपका प्रज्योतिष कहां पे होता है? तो ये असम के अंदर है। गिरनार कहां है? तो गिरनार तो आपको पता है गुजरात के अंदर है। प्रतिष्ठान कहां पे हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। तो अगर आप इस हिसाब से देख पाएंगे तो 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। बना लीजिएगा, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है ना, नहीं तो आपको हम बताते इसमें। और आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम युग से संबंधित नहीं है? देखिए, कृत्रिम युग नहीं है दोस्त, ठीक है ना, ये टाइपिंग का एरर है या फिर अंग्रेजी टू हिंदी कन्वर्ट करने में हो गया है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ऋग्वैदिक है। क्या है? ऋग्वैदिक युग है। ये ऋग्वैदिक युग के बारे में पूछ रहा है, ये ऋग्वैदिक युग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो, नाम पढ़ेंगे आप ना, तो घोषा ज्योति, विश्वेश्वराथु ज्योति और अपाला ज्योति, इन सभी तीनों का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक से होगा। लेकिन एक महिला इसमें जो दिया है, एक महिला गार्गी, अगर हम गार्गी का बात करेंगे तो गार्गी का संबंध किससे हो जाएगा? तो उत्तर वैदिक काल से होगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो जाएगी गार्गी। इसका आप अंग्रेजी वर्जन देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी वर्जन में कृत्रिम दे दिया है ना, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे तो इसमें अगर हम सही उत्तर चाहते हैं तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो गार्गी होगा। आगे है चोल गंगम झील। अब देख सकते हो चोल गंगम को बनाने वाले कौन थे? राजन प्रथम थे, जिनको राजन चोल भी कहा गया। धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने करा था? अशोक ने करा था। प्रयाग की सभा कराने वाले कौन थे? हर्षवर्धन थे। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आइए पढ़ते हैं जरा, ठीक है। अगर हम सुदर्शन झील की बात करेंगे तो इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? जीर्णोद्धार, ध्यान दीजिएगा, इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार कराया गया था किसके द्वारा? तो रुद्रदामन के द्वारा, रुद्रदामन द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। रुद्रदामन द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। और कभी सवाल पूछता है, जानते हैं सवाल यहाँ से ये पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन के द्वारा। और सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ पे करा गया है? सुदर्शन झील का जो वर्णन है ना, वर्णन किसमें करा गया? तो सुदर्शन झील का वर्णन ये करा गया था किसमें? तो एक अभिलेख है रुद्रदामन का, जिसको हम कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें इसी में ध्यान दीजिएगा सुदर्शन झील का वर्णन करा गया है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम प्रयाग की सभा की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के समय, और प्रयाग की सभा का अगर हेड पूछेंगे कौन था, तो उस समय प्रयाग की सभा का हेड था आपका वेनसांग। कौन था? वेनसांग था, वेनसांग। वेनसांग जो था ये प्रयाग की सभा का अध्यक्ष था, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, धर्म महामात्र की बात करेंगे तो अशोक के द्वारा स्थापित करा गया था। चोल गंगम राजेंद्र चोल और चोल के साम्राज्य में स्थापित करा गया था। और ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र चोल ने एक उपाधि भी धारण किया था, इनको हम राजेंद्र प्रथम या चोल भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने उपाधि धारण किया था जिसको हम कहते हैं गंगई कोंड। इन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था। और गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बनाया था और चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण किया था, एक सागर का निर्माण किया था, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इसको देख पाएंगे तो आपका ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 3 के बाद हो जाएगा 4, 3 4, उसके बाद 2 और 1, 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। बनाइए, चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? देखो भैया, ये तो चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो हमें पूरा पता होना चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप इतना मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको चुनौती देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन आपको चुनौती देते हैं। देखिए इसमें लॉजिकली हमें करना क्या होता है कि जो शासक बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ा था वो ज्यादा समय तक चला नहीं था, ठीक है। तो बलबन ने लड़ा था, साम्राज्य के लिए नहीं चला। अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा था, नहीं चला। तुगलक पागल सुल्तान था, राजधानी परिवर्तन फला फला काम में खत्म हो गया। बहलोल लोधी आराम से शासन किया और इसका शासन आपको पता है कितना साल चला था? 38 साल चला था। 38 साल इसने शासन किया था, 38 साल ही गद्दी पे बैठा था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी था कौन? तो लोधी वंश का संस्थापक था ये लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का ये संस्थापक था, संस्थापक था और मैक्सिमम टाइम इसने शासन करा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसको पागल सुल्तान के नाम से जाना गया। पागल सुल्तान कहा गया, पागल सुल्तान के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। पागल सुल्तान के नाम से जाना गया किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी भी कहते हैं इसको। और इसी के समय ध्यान दीजिएगा, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत कौन आया था? तो भारत आने वाले जो यात्री का नाम था, ये कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया। इसी के समय इब्न बतूता जो था ये भारत आया था, इस बात को याद रखिएगा। और आगे अलाउद्दीन की बात करेंगे तो अलाउद्दीन पर हमने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया है। बलबन के बारे में भी हमने सारा कुछ आपको लगभग पढ़ा दिया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी गई कृति नहीं है? विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली। साहित्य लहरी, देखिए साहित्य लहरी तुलसीदास ने नहीं लिखा है, बल्कि साहित्य लहरी की जो रचना है ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये सूरदास द्वारा करी गई है, सूरदास के द्वारा। साहित्य लहरी नामक रचना किसकी हो जाएगी? तो ये सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना है साहित्य लहरी। सूरदास के द्वारा ये रचना करी गई जिसको हम साहित्य लहरी कहते हैं। बाकी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, इन्हीं के द्वारा। गीतावली भी लिखा गया है ब्रज भाषा में, इन्हीं के द्वारा। कवितावली भी लिखा गया है ब्रज भाषा में, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे रामलला एक रचना है, रामलला। रामलला नामक रचना किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा है। जैसे एक रचना हो जाएगी जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है, जानकी मंगल, ये किस भाषा में लिखा है? तो ये भी अवधी भाषा में लिखा है। ध्यान दीजिएगा। एक रचना और हो जाएगी पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी किस में लिखा है? तो पार्वती मंगल को भी लिखा गया है किसमें? तो पार्वती मंगल को भी अवधि में लिखा गया है। एक हो जाएगा जानकी मंगल और एक हो जाएगा आपका पार्वती मंगल। इन सभी रचनाओं को किस में लिखा गया है? तो अवधि में लिखा गया है। एक तो है जानकी मंगल और दूसरा हो जाएगा आपका पार्वती मंगल, और एक हो जाएगा इसी में लिखिएगा रामचरितमानस। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस भी इन्हीं की रचना है। और रामचरितमानस को किसमें लिखा गया? रामचरितमानस तो ये भी लिखा गया है किसमें? तो अवधि में लिखा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मुख्य रूप से पूछेगा अगर तुलसीदास की जो रचना है, रचना ये किस भाषा में रचनाएं लिखी गई हैं? तो अगर भाषा की बात करेगा तो इनकी रचनाएं दोनों भाषा में है। एक तो इनकी रचना आपकी हो जाएगी अवधी भाषा में, इनकी रचना अवधी भाषा में, और अवधि के अलावा अगर देखा जाए तो इनकी रचनाएं किस में है? तो ब्रज भाषा में है। तो अवधि और ब्रज ये दोनों में लिखा गया है इनकी रचनाओं को। इनकी रचनाओं को अवधि भाषा में और ब्रज भाषा में दोनों में लिखा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहीं से एक सवाल और बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे? बताइए जरा। तुलसीदास जो थे, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? शासक के समकालीन थे, समकालीन थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? मुझे बताइए जरा। तुलसीदास किस शासक या किस राजा के समकालीन थे? ये बात मुझे बताइए। तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे? सर 16 में क्वेश्चन में बी और सी दोनों आंसर है, ठीक है, बनाइए इसको। एक छात्र ने बताया कि अकबर। अकबर, अच्छा चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा। ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किस राजा के समकालीन? तो ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे, अकबर के समकालीन ये राजा थे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सवाल बनेगा तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। आपको पता है अगर जितना मैंने ये पढ़ाया है ना, हिस्ट्री पढ़ाया है, और हिस्ट्री का पूरा लगभग वीडियो मुझे लगता है कई वीडियो में हिस्ट्री है पूरा? हिस्ट्री कई वीडियो में है पूरा? 18 वीडियो है ना। सोचिए हम 18 वीडियो में पढ़ाएं, अभी एक दिन कल और पढ़ाएंगे, कल भर ये क्लास चलेगी इतिहास वाली, तो कल हम पढ़ाएंगे तो 19 वीडियो आपका हो जाएगा। क्या कल 20 हो जाएगा? कल हो जाएगा आपका 20 क्लास, मतलब आज 19वां क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। ये 19वां क्लास आपका चल रहा है, कल 20वां क्लास हो जाएगा। हमने आपको 20 क्लास में हिस्ट्री पढ़ाया है, समझ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाया गया है, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। सर सभी रचनाएं पढ़ा चुके हैं क्या? लगभग बताया है मैंने, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें जानते हैं क्या कि 20 क्लास मैंने पढ़ाया और ये फ्री ऑफ कास्ट क्लास है, समझ रहे हैं। ये क्लास कितनी जाएगी? छात्र क्या करता है ना, जैसे उठ के आता है और कमेंट कर देता है, उठ के आएगा और कमेंट कर देगा, उठ के आएगा तुरंत कमेंट कर देगा,
समझ रहे हैं इस बात को? कितना मतलब खराब लगता है। एक तो पूरे दिन जानते हैं ना, मेरी क्लास सुबह में 8 बजे होती है, और 8 बजे सुबह हम आते हैं क्लास लेने। वर्क भी होता है मतलब ठीक ठाक, तो रात में सोने में मतलब देर हो जाती है। 8 बजे मेरी क्लास होती है और 8 बजे दिन भर मेरी क्लास होती है, समझ रहे हैं ना? समझिए इस बात को ना, मेरी क्लास दिन भर होती है। दिन भर पढ़ाने के बाद जानते हैं ये क्या, हम मतलब इसको क्लास को क्यों लगाए हैं? हम इसलिए लगाए हैं ना कि एग्जाम अगर होगा तो कम से कम जो मेरे बैच का छात्र है ना, उसको किसी भी तरह से कोई अभाव नहीं लगेगा। समझिए इसे, इसलिए मैंने इस क्लास को लगाया है। सोचिए 20 क्लास, एक सब्जेक्ट का 20 क्लास है, ओवरऑल देखा जाए तो आपके 7 सब्जेक्ट है। समझिए, 7 दुना के 14, 150 क्लास कौन आपको फ्री में पढ़ा के देगा? कौन कोचिंग संस्थान आपको देगा, ये बताइए मुझको। और इन डिटेल, और जानते हैं ना, पूरा हम दावा करते हैं कि जहां से भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने कहीं से इतिहास पढ़ा होगा, आपने पक्का संशोधन करना पड़ेगा ही पढ़ने के बाद। आप इतिहास कहीं से पढ़िए, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? आप इतिहास कहीं से पढ़े होंगे, जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे ना, तो आपको संशोधन करना पड़ जाएगा, और आप देख लीजिएगा आप किए भी होंगे। इस क्लास को पढ़ने के उपरांत आपको संशोधन करना पड़ेगा हर क्लास में, कहीं से आप पढ़े हो उससे मैटर नहीं करता है, आप कहीं से पढ़ के आए हो। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कहाँ से आपने पढ़ा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र क्यों ऐसा करता है हमको समझ में नहीं आता है। और पटना का छात्र जानते हैं ना, मुंह से मतलब ना जैसे खुला हुआ है, ओपन मतलब वो है, ठीक है, ओपन वाइज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, जानते हो बहुत हर्ट होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये होता है कि अगर मान लीजिए छात्र जो कर रहा है वही टीचर भी करने लगे, तो फिर छात्र और टीचर में क्या फर्क रह जाएगा, बताइए? आप अभी कमेंट कर रहे हैं पटना में आप 5 साल, 4 साल, 2 साल बिताइएगा, बिना नौकरी के घर जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, ये बताइए हमको। बिना नौकरी लगे अगर घर जाएंगे तो क्या मतलब, किसको मुंह दिखाएंगे आप? अपने माता पिता को, भाई बहन को, छोटे भाई बहन को? आपको पता है जैसे बड़ों से ज्यादा छोटे जो घर में बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा उम्मीद होती है। आपको लगेगा कि नहीं माता पिता या ये लोग मतलब सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, नहीं, माता पिता तो चाहते ही हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना उन्होंने समय बिता दिया, ठीक है? जिस जो घर में आपके छोटा बच्चा होता है ना, वो ज्यादा उम्मीद करता है आपसे, समझ रहे हैं ना? छोटा भाई हो चाहे छोटा बहन हो, वो आपसे ज्यादा उम्मीद करता है कि आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि उम्मीद इसलिए करता है ना कि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो कम से कम वो पढ़ लेगा। समझिए इस बात को, उसको आराम हो जाएगा अपने जीवन में, बहुत ज्यादा नहीं करना होगा मेहनत। और आप लोग क्या करते हो यार, बताओ? समझ रहे हो? देखो आप लोग जितनी कंट्रोवर्सी करते हो, ठीक है, मुझे पटना के किसी टीचरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मुझे ज्ञान बिंदु से मतलब है, यहाँ के लोगों से मतलब है, अपने डायरेक्टर साहब से मतलब है, और बाकी यहाँ के लोगों से मुझे मतलब है। हमें सुना है कभी किसी के ऊपर टिप्पणी बहुत करते हुए? हाँ, मुझे कोई बोलता है तो हम छोड़ते नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, आप मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं करिए, हम कभी किसी के ऊपर नहीं करते। मेरा काम देखिए, मेरी क्लास वैसे भी इतनी हैचिक होती है टाइम को लेके कि हमको पढ़ाने में ही टाइम बीत जाता है। हम सोचिए पढ़ने संबंधी बात कर ही नहीं पाते हैं छात्रों से, समझ रहे हैं ना? तो पटना के टीचरों की तरह हमको मत समझिएगा आप लोग, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, और यहाँ इस कोचिंग में जितने भी आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में पटना के बाकी टीचरों से तो सब बेस्टे है। कंटेंट वाइज भी, पढ़ाने वाइज भी, जानकारी वाइज भी, मतलब आप कहीं से कोई आंकड़ा लगाओ ना, ठीक है? पर ऐसा थोड़ी है कि यार कोई चला आया है मुंह उठा के पढ़ाने, एग्जाम पास करके आए हैं, समझे ना? एग्जाम पास करके आके पढ़ाते हैं हम तो, गट्स के साथ कहते भी हैं इस बात को। जैसे कोई कहता ना फेल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, हम पास करके आए हैं एग्जाम, तब पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसको बना लीजिएगा। 20 क्लास है, हिस्ट्री का करा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा विषय पढ़ाना है। मेरा मन होगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं मन होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे कल, कल वाले क्लास में आपसे मिलते हैं, और कल वाले क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है? कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे, वही 8:30 या 7:30 बजे का टाइम होगा, और आपसे मिलेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होना है, ठीक है? कल पढ़ाते हैं आपको, कल इतिहास पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री का एक क्लास और चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए क्वेश्चन है आपका 18, 27 क्वेश्चन है ओवरऑल, तो कल के लिए भी कुछ रहने दीजिएगा, ठीक है? कल के लिए भी कुछ रहने दीजिए, और कल पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद देखते हैं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? किसी बैच में जाके पढ़ाएंगे इस सेम टाइम पे, क्यों मतलब फ्री में पढ़ाने का मतलब ये कि कमेंट में कुछ भी आके बोल दोगे यार, सामने होता तो कूट देते वहीं पे, समझे मतलब? चलिए मिलेंगे आपसे आगे।